आप लोग 5 विधायक हैं और ओपोजिशन की हालत ठीक है नहीं। ओपोजिशन कुल मिला के आप सबको जोड़ भी लें तो 41-42, उनमें से कितने रहेंगे कितने उधर जाएंगे, 40 मान लेते हैं। तो ऐसे में कोई अगर अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी हो गई है, कुछ अगर मुस्लिम विरोधी बिल आता है तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे आप उसको रोक पाएंगे? मिस्टर महबूब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। अरे भाई क्या अहमकाना बात है, हुकूमत बना नहीं पाते हो, लोगों को वर्गलाया। ओवैसी साहब ने भी अपने लगभग सारे ही सभाओं में कहा कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हम जब ख्वाब ही देखना है हमको तो हम ख्वाब देखते हैं, अच्छा ख्वाब देखते हैं, है ना। बड़ा ख्वाब देखेंगे हम, क्यों छोटा ख्वाब देखेंगे। जब आप लोग 3%, 14% के सामने 18% की बात करते हैं, चुनाव के दौरान भी पब्लिक ओपिनियन में आपके कई समर्थकों से इस बारे में बात हुई, तो उधर आप कास्ट ले रहे हैं, इधर आप मजहब ले रहे हैं, इधर भी तो कास्ट है, नहीं, इधर आप कास्ट को क्यों नहीं देखते? जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो अंसारी और शेख सैयद की बुनियाद पर नहीं हो रहा है, वो हो रहा है मुसलमान की बुनियाद पर। जहाँ फसादात हो रहे हैं वहाँ काटे जा रहे हैं मुसलमानों की बुनियाद पर। क्या आप ऐसे में कोचाधावन से किसी कुलैया को और जोकीहाट से किसी सुरजापुरी को लड़ा के जिता सकते हैं? जो हमारे चीफ होंगे जाहिर है उनके पास कम वक्त होगा। अरे कम वक्त होगा तो ये कम वक्त 3 दिन के धरने में हम बैठेंगे। अब इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 दिन के धरने में बैठ जाएंगे। महिलाओं का नेतृत्व, मुस्लिम महिलाओं का, वो आपके यहाँ कम दिखता है। आपने सिर्फ एक महिला को टिकट दिया नवादा से, नसीमा खातून, लेकिन जो अच्छे इलाके जहाँ पे आप अच्छा लड़ते हैं चुनाव, अच्छे वोट लाते हैं, ऐसे इलाके में महिलाओं को आप क्यों नहीं चुनाव लड़ाते हैं? इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि पार्टी बदलने का, तुम वक्ती तौर पर पार्टी बदल लो, लेकिन हमने तुमको चुना था, मुझको तुम फरेब नहीं दे सकते हो। मुस्लिम विधायकों की संख्या जो लगातार कम होती जा रही है, 24 2015 में थे, 20 में 19 हुए, इस बार सिर्फ 11 बचे, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या वजह है? आप लोग भी जब बार बार 18% की बात करते हैं तो वो क्या ध्रुवीकरण को बढ़ा नहीं रहा है? बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 2020 में जीती अपनी 5 सीटें बचा ली हैं। उसके अलावा सीमांचल के लगभग 11 सीटों में पार्टी का प्रभाव रहा है और 5 सीटें जीती है। 2 सीट करीबी मुकाबले में दूसरे स्थान पर रही, 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही, लेकिन उनमें से भी अररिया और किशनगंज में 22% से ज़्यादा वोट आए, प्राणपुर और कस्बा में 11% से ज़्यादा वोट आए। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कैसे हो सका, इन तमाम चीज़ों पर हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के लगातार दूसरी बार के विधायक अख्तर अली वान साहब से बात करेंगे। अख्तर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि क्या आपको इस तरह के परफॉर्मेंस की पार्टी से उम्मीद थी कि 15 सीट में से 11 सीट पर आप सीमांचल में इस तरह का प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, पेशीनगोई करना तो मुश्किल है, लेकिन अवामी रुझानात जो मेरे साथ रहे, चूँकि हम लोग को एहसास हुआ जब 4 लोग हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए थे, इलाके का हम लोगों ने दौरा किया तो आवाम ने यही कहा कि वो लोग छोड़ के चले गए हैं, हम आपके साथ हैं। ये तवक्को तो हमको थी कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये लोग फैसला कुन साथ हमारा देंगे, लेकिन हाँ, सीमांचल के लोगों ने हमारी उम्मीदों से ज़्यादा हम पर तवक्को की है, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। क्या स्ट्रेटजी रही आप लोगों की? पिछले 2022 में वो 4 विधायक छोड़ के गए, वहाँ से पार्टी को वापस लाने में आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रही, उन पे थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग की स्ट्रेटेजी, चूँकि चाणक्य नीति पर लोग काम करते हैं, शाम दाम दंड भेद, और हम लोग इस नीति को नहीं मानते। हम लोग साफ साफ बात करते हैं, आईने की तरह लोगों को तस्वीर दिखाने में हम लोग कामयाब हुए कि आज़ादी के वक्त सीमांचल बिहार के खुशहाल इलाके में था, मैंने निस्बतन दूसरे इलाके के बनस्बत। उसकी हमारे पास दलील ये है कि उस वक्त मार्केटिंग का सबसे बड़ा मेला लगता था खगड़ा, जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद थी यहाँ पर। और दूसरा हमारा पैरामीटर ये है कि बिहार के दूसरे ज़िला के शाहबाद के लोग और मिथिलांचल के लोग यहाँ पर आते थे मजदूरी के लिए। उन बेचारों की हालत उस वक्त अच्छी नहीं थी, ये खुशहाल इलाका था। लेकिन आज सारे आंकड़े ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर में सबसे बदहाल अगर कोई इलाका है तो उस सीमांचल का है। चाहे पर कैपिटा इनकम कम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, गवर्नमेंट मुलाजिमत में शेयर हो, ठेकेदारी का मसला हो, तो आप अपलायन का मसला हो, इन्फेंट मोटिलिटी रेट हो, बाढ़ का मसला हो, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर पसमानदा कोई इलाका तो ये इलाका है। गोया हमने इस बीमार को दवाई तो नहीं लिखी, लेकिन इस बीमार का हमने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पेश किया कि आपके अंदर ये ख़राबियाँ हैं, तो लोगों को एहसास हुआ है कि मेरे अंदर ये जो ख़राबियाँ किस वजह से हैं। उनको ये एहसास हुआ कि हम तो अपने वोट से सरकार बनाते रहे और अपनी तकदीर नहीं बदल पाए। तो ये एहसास खासकर नई नस्ल के नौजवानों में, जिन लोगों ने बिहार में मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा किया है, जो डेटा पर नज़र रखते हैं, जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, जो सियासी तब्दीलियों पर नज़र रख रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि MIM मेरे दर्द की, मेरे दवा की बात करती है। यही वजह है, आप देखें कि परदेसी नौजवानों का तबका, परदेसी पलायन मजदूरों का तबका और यहाँ पर जो संजीदा ग्रुप है, उसकी एक बड़ी जमात MIM के साथ आई है।
बुरहानपुर और कस्बा जैसी सीट जहाँ पर ओवैसी साहब ने एक सभाएं की और वो भी बहुत ही मुख्तसर सभाएं थी, वहाँ पर 35,000 से ज़्यादा वोट लाना, 11% से ज़्यादा वोट लाना, इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी इसकी ये वजह है कि कस्बा वगैरह हमारे लिए पहले भी पोटेंशियल था और पिछले दिनों में भी हम वहाँ इलेक्शन लड़ चुके थे 2015 में, 2000 नहीं 2020 में नहीं लड़े थे। 2020 में पार्टी के काम के लिए आदिल हसन एडवोकेट वो खुद पार्टी के काम में लग गए थे, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, लेकिन मेरा राब्ता वहाँ पर था। लेकिन फिर भी कस्बा में भी हमारे इलेक्शन 2020 में हम इलेक्शन लड़े थे, वहाँ पर हमारा प्रेफरेंस में अच्छा नहीं था। इसकी दो वजह हुई। एक तो ये वजह हुई कि ये जो एनडीए का मुस्लिम दुश्मनी की पॉलिसियाँ हैं उससे भी लोग बेजार थे, और बेजार इसलिए भी थे इंडिया गठबंधन से कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने ज़बानी जमा खर्च का मामला तो किया, मुसलमानों की या सीमांचल की कभी मजबूत वकालत नहीं की। उसकी एक छोटी सी बात मैं ये कहूँगा कि तेजस्वी जी कहते हैं कि साहब जो कुछ भी मुसलमानों का होगा चार जादव उसके पीठ पे खड़ा है। हालांकि आज बता दिया गया है, हम लोग कहते थे, यकीन नहीं करते थे आप लोग, कि आज राजद में जादवों का एक बड़ा तबका बीजेपी में जा चुका है। जादवों का बहुत कम हिस्सा इनके साथ रह गया है, लेकिन वो मुस्लिम माई समीकरण की बात तो नहीं करते, वो A to Z की नेतागिरी की बात कर रहे थे। लेकिन जब उनको पूछा गया, साहब गर्चे जज्बाती इशू है, इसका समाजी इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन किसी पार्टी के जहन व ज़मीर की नुमाइंदगी इससे होती है। जब आई लव मोहम्मद के बारे में पूछा गया तो वही शख्स जो कहता था कि एक मुसलमान के पीछे 4 जादव खड़ा रहेगा, वो यह बात कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से नहीं कहा गया कि भाई आर्टिकल 25 में लोगों को अपनी मजहबी आज़ादी है, ख्यालात की, ज़मीर की आज़ादी है, वो जो चाहे फैसला करे। ये बात वो नहीं बोल सका। वो कहीं ना कहीं से हिंदू कार्ड खेल रहा था। भाई सेकुलर कार्ड खेलना चाहिए ना, जब सेकुलर जमात के आप आदमी लीडर हैं तो सेकुलरिज्म का जो फार्मूला है कि भाई इस मुल्क में सभी मजहब के लोगों को रहने का हक है, कोई एक ईश्वर को माने, कोई अनेक ईश्वर को माने, कोई ईश्वर को ना माने, सबका देश है ये बात बोलनी चाहिए थी, वो नहीं बोला। आप देखेंगे जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट तो आप देखेंगे कि 13 करोड़ के बिहार में 20.5 लाख लोगों को नौकरी मिली, तो सबसे नौकरी में महरूमी अगर किसी की आई है तो मुसलमानों को 40% नौकरियां मिली हैं, जबकि दूसरे लोगों को 300%, 400% नौकरियां मिली हैं। 75% नौकरियां दलितों को मिली हैं, SC को मिली हैं। तो हमारा जो शोषण हुआ, नौकरियों की लाइफ होती है 25 साल, 30 साल, 35 साल की, तो ये 30-35 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लालू जी का राज, कांग्रेस का, जदयू का, भाजपा, सब लोग शामिल रहे हैं। और इवन आप देखेंगे 91 वगैरह के आप देखेंगे डेटाज को, तो ज़्यादा मुसलमानों से ज़्यादा नौकरी में नहीं थे, लेकिन आज जादवों ने 100% अचीव कर लिया और मुसलमान पीछे रह गए। तो लोगों ने देखा कि ये ज़बानी जमा खर्च हम ले दे रहे हैं, हमारे लिए काम के नहीं हो रहे हैं, और इसलिए ये पार्टी हमारे दर्द की बात करती है। दूसरा ये मामला ये है कि पिछले 5 सालों में लोगों ने देखा कि पिछले 5 सालों से जो परफॉर्मेंस रहा AIMIM का, तो उसने देखा कि भाई हमने तो कहीं कोई कॉम्युनल एजेंडे पे बात नहीं की, हमने सब की बात की, और हमने हमेशा जो प्राथमिकता दी वो सीमांचल की इशूज़ को दिया। और जितना बढ़ चढ़ कर MIM ने इन इशूज़ को उठाया, किसी ने नहीं उठाया, चाहे बाढ़ का मसला हो, चाहे ब्रिजेज़ का मसला हो, तो जितना हम लोगों ने उठाया कोई नहीं उठाया। तो लोगों का कहीं ना कहीं इस पर यकीन हुआ है, ये पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं समझता हूँ कि इसका भी एक बड़ा असर है। बलरामपुर और ठाकुरगंज में कैसे चूके, बहुत करीबी मुकाबले में आकर वहाँ पर एनडीए चूँकि उसमें हमारे लोगों का, चूँकि वो बहुत दिनों तक परिंदा कफस में रहता है तो उसको आज़ादी से बड़ा डर लगता है। तो हमारे कुछ लोग हैं, अब बताइए कि राजद का उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के मुकाबिल कहाँ था? हमारे कुछ नाक़िबत अंदेज दानिश्वरों ने बिला वजह की वकालत की और ठाकुरगंज में यकीनन वही की। और यहाँ पर आकर के कांग्रेस के लोग दावा बोल के जा रहे थे कि साहब हम इनको मिस्टर महबूब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। अरे भाई क्या अहमकाना बात है, हुकूमत बना नहीं पाते हो, लोगों को वर्गलाया। ये जो कसीदा वो शायर है, इन्होंने हमारे यहाँ तो चूँकि लोग ज़रा सा शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, सुनते हैं, और जलसों का ज़ौक़ है लोगों को, तो ये है कि इनके बाद तो हमारे लोग गुमराह हो गए। वरने तो यकीनन है कि फ़ैसला हमारे हक़ में होता। और हमारी पार्टी की ज़रा वसाइल की कमी भी रही कि हमारे अवैसी साहब दोबारा वो नहीं जा सके। दोबारा वहाँ जाते तो यकीनन है कि आदिल हसन की सीट यकीनी थी और हम कस्बा भी निकाल सकते थे। हमारे पास मजबूरी थी, अफराद की कमी थी, वसाइल की कमी थी, जिसकी वजह से हम लोग लड़ने में कहीं कासिर रहे। लेकिन हम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं कि बिहार की आवाम ने जिस एतबार से एतमाद हम पर किया है, और हम लगभग 28 सीटों पर लड़े हैं, और नहीं 28 पर हम लड़े हैं, 28 पर लड़े हैं, और सीमांचल में हम 14 पर लड़े हैं, और सीमांचल से बाहर 14 पर लड़े हैं, और उसमें हम 5 जगह तो हम जीते हैं, और उसमें से हम 2 जगह पर सेकंड रहे हैं, 14 जगह पर थर्ड रहे हैं।
है ना, और 7 जगह पर हम 4th पोजीशन पर रहे हैं। और हमारा वोट शेयर और लोगों से, बसपा जैसी पुरानी पार्टी जो बहुत लड़ी, उससे भी ज़्यादा हमारा 1.85% है। आपने जो कहा कि डिप्टी सीएम की बात महबूब साहब को कही, तो ओवैसी साहब ने भी अपने लगभग सारी ही सभाओं में कहा कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये बातें, उस तरह की बातें, तो सवाल ये पैदा होता है, उस तरह की बातें हमने कही तो किस अंदाज से हमने कही? हमने ये कहा कि भाई जो 3% वाला है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का डिक्लेयर करता है, तो 3% वाला अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो 18% वाला चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता है? ये बात तो जमहूरियत में जायज़ है ना हमारे लिए। हमारे तो वो होना ही चाहिए कि जब 3% वाले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप डिक्लेयर करते हैं तो आप तो मुख्यमंत्री की बात भाई मैं जाहिर है, अरे हम जब ख्वाब ही देखना है हमको तो हम ख्वाब देखते हैं, अच्छा ख्वाब देखते हैं, है ना, बड़ा ख्वाब देखेंगे, हम क्यों छोटा ख्वाब देखेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ख्वाब था, इसका हकीकत से कोई लेना नहीं, हकीकत से लेना। जब आदमी ख्वाब देखता है तो ख्वाब की पैरवी भी करता है। ख्वाब में अगर कहीं देखता है कि उस बांस के झाड़ी के नीचे में एक लत है जहाँ वो सोने का देग है, तो आदमी जाके वो खुदाई भी शुरू करता है। ख्वाब के मुताबिक आदमी अमल भी करता है। हम ख्वाब देख रहे हैं। हमने कल तक लोग कह रहे थे कि सीमांचल में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, हमने ख्वाब देखा, जीते हैं हम। कल तो लोग कह रहे थे कि कोई सुनने वाला नहीं है। लोग कहते थे कि 2020 में ये लोग धोखे में जीत गए, तो दोबारा जिता दिया लोगों ने हम लोगों को। तो ये ख्वाब जब तक नहीं देखता आदमी तो फिर ख्वाब की ताबीर की तरफ कदम भी नहीं बढ़ा सकता। ख्वाब देखना चाहिए। आप भी बड़ा मीडिया हाउस बनने का आप भी ख्वाब देख रहे हैं और इसीलिए अमल कर कोशिश कर रहे हैं। ख्वाब देखना चाहिए आदमी को। जब आप लोग 3%, 14% के सामने 18% की बात करते हैं, चुनाव के दौरान भी पब्लिक ओपिनियन में आपके कई समर्थकों से इस बारे में बात हुई, तो उधर आप कास्ट ले रहे हैं, इधर आप मजहब ले रहे हैं, इधर भी तो कास्ट है, नहीं, इधर आप कास्ट को क्यों नहीं देखते? नहीं, उधर का कास्ट का मतलब है कि उनका जो कास्ट सिस्टम है उनको सबको शेयर मिला है और हमारा सारा कास्ट मुतासिर है। हमारे उनका कास्ट देखिएगा, उनके अपर कास्ट को कई गुना शेयर मिला है। मैं कह रहा हूँ ना, 300 गुना 400 गुना मिला। लेकिन वैसे तो मजमूई मुसलमानों का एक ही हाथ दुर्गत है, इसलिए हम सारे लोगों हम मजलूमों के सब बना रहे हैं ना। मुसलमान वैसे तो मजमूई मजलूम है और ये नहीं है कि वहाँ हमारे पास वहाँ कास्ट देकर उनके हाथ अलग अलग फैसले किया था और हमारे यहाँ मजहब देकर वो सलूक करते हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो अंसारी और शेख सैयद की बुनियाद पर नहीं हो रहा है, वो हो रहा है मुसलमान की बुनियाद पर। जहाँ फसादात हो रहे हैं वहाँ काटे जा रहे हैं मुसलमानों की बुनियाद पर। तो हमको तो वो जमा खुद ही वो कर रहे हैं कि भाई ये कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हैं। और जाहिर है कि हमारा ये इशू है भी कि हमारी ज़ात की हैसियत और उनकी ज़ात की हैसियत अलग है। हमारे यहाँ ज़ात पहचान का एक जरिया है और उनके यहाँ ज़ात, उनके यहाँ रिश्ते नातों से दूरी का मामला है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ उनके यहाँ बड़ा फ़र्क है। क्या आप ऐसे में कोचाधामन से किसी कुलैया को और जोकीहाट से किसी सुरजापुरी को लड़ा के जिता सकते हैं? अगर बासलाहियत होगा तो जरूर। आपने नहीं देखा कि मुझको लोगों ने वहाँ जिता दिया? वहाँ तो सुरजापुरी आबादी ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं, सुनिए। अच्छा चलिए, ठाकुर आप वो चलिए, आप 22 चलिए, सुरजापुरी की तादाद ज़्यादा है, वहाँ कुल्हिया जीत गया। लेकिन कुलैया भी है ना भाई, कुल्हिया वो तो हर जगह कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन आप भी आबादी कंसीडर। मैं कह रहा हूँ कि क्या जोकीहाट में आप किसी सुरजापुरी को और कोचाधामन में किसी कुलैया को जिता सकते हैं? अरे भाई, वो दिन आएंगे अगर हमारी मकबूलियत बढ़ी, हम पर लोगों ने एतमाद किया, हमारी कारकर्दगी अच्छी रही, तो सैयद शहाबुद्दीन यहाँ से जीत के चले गए थे यार। कौन था? ना कुलिया था ना सुरजापुरी था। तो किसी नॉन सुरजापुरी का किशनगंज से जीतना नामुमकिन सा लगता है? नामुमकिन कुछ ऐसी बात नहीं है, मुमकिनात बहुत कुछ है। आपके बारे में कौन जानना था कि आप सीमांचल से बाहर निकल जाएंगे? आज बिहार के अंदर में आपका मुकाम बन गया है, इसलिए वक्त और हालात के मुताबिक इंसान बदल जाता है। अब क्योंकि आप लोग 5 विधायक हैं और ओपोजिशन की हालत ठीक है नहीं, ओपोजिशन कुल मिला के आप सबको जोड़ भी लें तो 41-42, उनमें से कितने रहेंगे कितने उधर जाएंगे, 40 मान लेते हैं। तो ऐसे में कोई अगर, अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी हो गई है, कुछ अगर मुस्लिम विरोधी बिल आता है तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे आप उसको रोक पाएंगे? अब सवाल ये पैदा हुआ कि बिहार का जो मैंडेट है उसका तो हम एहतराम करेंगे और जहाँ तक जो कोशिश होगी, पॉलिटिकल एक्सरसाइज का मामला सिर्फ सदन में ही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि भले ही आप देख लेंगे कि इस वक्त लालू जी के साहबजादे ने या उनको कहिए कि शहजादे ने इस वक्त पूरे तौर पर जो सेकुलर धारा था उसको बिखेर के रख दिया। ये शख्स लोगों को समेट नहीं सका। मैं समझता लालू जी अगर एक्टिव होते तो ये हालात नहीं होते आज, है ना। इस शख्स की सियासी समझ ने सब कुछ को चौपट करके रख दिया। लेकिन आप देखेंगे बहसियत मजमूई जो सेकुलर वोट है, सेकुलर को बड़ी खासी तादाद है। अगर सदन में बात सुनी न जाएगी तो सड़क की लड़ाई से कौन रोक सकता है? सड़क में लड़ाई लड़ी जाएगी। कहाँ आते हैं वो इस हिसाब सड़क पे? किस मुद्दे पे? सीमांचल के किस मुद्दे पे वो इस हिसाब सड़क पे आए हैं? नहीं, सीमांचल के मुद्दे पर आए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए आए, बाढ़ के लिए आए, सड़क पे प्रदर्शन किया। अरे पुल के बारे में रैलियाँ, तरीके अलग अलग होते हैं। आप एनआरसी में वो नहीं आए थे क्या? आपको याद नहीं है? तब याद नहीं है आपको? सभाएं की थी उन्होंने। सड़क पर आने का मतलब क्या होता है? सड़क पर आने का मतलब 2011 में आप लोगों ने एमयू के लिए किया था, वो था सड़क। नहीं, सड़क पर आने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। राजीव गांधी कई जगह सड़क पर बैठ गए हैं,
मामला ये होता है कि जो कांग्रेस वाली सियासत नहीं मैं कांग्रेस वाली सियासत नहीं, सियासत के कुछ तकाजे हैं। जो हमारे चीफ होंगे, जाहिर है उनके पास कम वक्त होगा। अरे कम वक्त होगा तो ये कम वक्त 3 दिन के धरने में हम बैठेंगे। अब इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 दिन के धरने में बैठ जाएंगे? नहीं उम्मीद करें 3 दिन के धरने की। 3 दिन के धरने में इन हालात में नहीं बैठ सकते हैं। दूसरे बड़े बड़े हालात होंगे तो होंगे। अरे कोई आता है मीडिया वाला, हम उसको 3 घंटा बैठा देते हैं, आपको नहीं बैठा सकते ना, है ना। हर लोगों का मकाम अलग अलग होता है ना। किशनगंज का ऐसा मुद्दा है जिसपे ओवैसी साहब को 3 दिन धरने पे बैठना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। ये एमयू का धरना अख्तर ईमान ही का शुरू किया हुआ था। इंशाल्लाह अलग मैं एमपी होता तो सबसे पहला काम हमारा होता। एमएलए भी है तो इंशाल्लाह अब हम लोग की 5 की ताकत आई है, इंशाल्लाह हम लोग नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। पिछली बार क्योंकि 2 साल के अंदर ही चले गए पांचों, इस बार कैसे आप पार्टी को बांधे रखेंगे, क्या स्ट्रेटजी? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब पार्टी को बांध के रखने में कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं है। बाहर चूँकि गीदड़ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुर्गा डर से बहुत महफूज रहेगा, है ना। इसलिए मतलब कि गुंजाइश नहीं है उधर जाने की। नहीं, गुंजाइश इसलिए भी नहीं है। और सबसे बड़ी अदालत का जो फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आवामी सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन ही है ना। इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि पार्टी बदलने का, तुम वक्ती तौर पर पार्टी बदल लो, लेकिन हमने तुमको चुना था, मुझको तुम फरेब नहीं दे सकते हो। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, और वैसे भी हमारे जितने कैंडिडेट जीते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कैंडिडेट इस नेचर के नहीं हैं। फिर आगे तो अल्लाह हाफिज़, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आवाम ने जो फैसला सुनाया है और जिस तरह से टिकट काटने वालों को महरूमी से दो चार होना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा कोई इस किस्म की नादानी या हिमाकत नहीं करेगा। मुस्लिम विधायकों की संख्या जो लगातार कम होती जा रही है, 24 2015 में थे, 20 में 19 हुए, इस बार सिर्फ 11 बचे, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या वजह है? मुस्लिम मिल्लत का आपसी इंतशार और सियासी नासमझी, ये औसाफ नहीं देखते, ये जज्बाती नारों में चले जाते हैं। औसाफ की बुनियाद पर लोगों को अगर चुना जाए तो मैं समझता हूँ कि इस मिल्लत की भलाई उसी में है कि वो हिकमतन सियासत करे। हिकमत से आरी हो गई है और ये मिल्लत समझिए भिखारी भी हो गई है और दूसरों की शिकार भी बन गई है और चोट खाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे दिनों में अच्छे हालात होंगे हमारे। इसकी वजह क्या, आप धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण वोटों का हो रहा है, इसको आप क्या वजह नहीं मानते? हाँ, ये भी एक वजह है। इससे मैं तो समझता हूँ कि इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान हुआ है। रुपए की कीमत इतनी गिरी है, महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोज़गारियाँ बढ़ी हैं, मजहबी जुनून जो मोदी ने इस वक्त पूरे मुल्क पे वो कर दिया है। मैं कहता हूँ कि ये उबाल है। यकीनन है कि थोड़े दिनों के बाद ये पानी ठहरेगा, लोगों को हकीकी तस्वीर सामने में आएगी। अभी मुस्लिम दुश्मनी में सारे लोगों को उसने एकजुट कर लिया है, लेकिन अब लोग हिसाब किताब ले रहे हैं। ये इंतहा थी उनकी, देखिएगा अब सवाल होगा। आप लोग भी जब बार बार 18% की बात करते हैं तो वो क्या ध्रुवीकरण को बढ़ा नहीं रहा है? नहीं, देखिए, हमारे और दूसरे के मुकाबले में मवाजना करते लोग ये भूल जाते हैं कि भाई वो मस्जिद तोड़े, उसने हमारे लोगों का कत्ल किया, हमने कभी उन पर उंगली भी उठाई मंदिर पर? क्या हमने किसी को उंगली भी दिखाई? क्या वो जालिम है और मजलूम है? कोई डाकू मारा जाता है और कोई घर वाला मारा जाता है, दोनों बराबर का हो गया क्या? अरे मैं लुटा हूँ, वो लुटेरे हैं, दोनों बराबर थोड़े हो गए। बांटने की शुरुआत यहीं से मैंने बांटने की शुरुआत नहीं थी, बांटने की शुरुआत उन्होंने की है। बाबरी मस्जिद से उसने बांटने की शुरुआत की है। उसने शुरुआत की है, शुरू से शुरू किया है। मौलाना आज़ाद तो को बांट के रखा है इन लोगों ने। ये तबका है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के दरमियान में एक बड़ा सेकुलर तबका है मौजूद, जिससे हम लोग मायूस नहीं हैं। हमने कभी भी कम्युनल उसको कहिएगा आप, जो दूसरे का नुकसान चाह करके अपनी कम्युनिटी का फ़ायदा चाहे, हमने कभी दूसरे का नुकसान नहीं चाहा, है ना। हमने मजलूम तबके की वकालत की है, हमने दलितों की वकालत की है। बिहार में अभी 4 लाख नौकरी मिलनी थी शेड्यूल कास्ट को, 3 लाख नौकरी मिली। उसके लिए सिंगल अगर कोई आवाज़ उठाया है सदन में और सड़क पर, तो अख्तर ईमान के अलावा कोई नहीं उठाया है। तो कैसे आप कहते हैं? हम तो इंसाफ की आवाज़ है, मजलूम की पुकार है हम, और कहीं से उनका मुकाबला हमारे साथ नहीं किया जा सकता। आपको क्या शेड्यूल कास्ट का वोट मिला इस बार, ऐसा दिख रहा? हाँ, कुछ जगहों पर तो मिला। हमारा तो बिना कर्मकार खुलकर काम किया। हाँ, अमौर में बिना खुलकर काम किया। हमारा नारायण यादव खुलकर काम किया। हमारे कई साथी हैं, संतोष ने हमारा साथ दिया। हमारा वो जहाँ पर मैंने पुल बनाया, वहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग सब धर्म और जाति नहीं जानते हैं, हमारा काम जिसने किया हम उसको वोट देंगे। और यार, मुझसे ज़्यादा सच्चाई की बात कोई कह सकता है सियासत में? क्या हिम्मत करता है क्या? मेरा तो विश्वास ये है कि संसार का ईश्वर एक है, सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है। मैं दलितों के यहाँ जाता हूँ, दलितों के खाता हूँ, दलितों का झूठा पी लेता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता। तो दलित तो समझ रहा, उनको एक धार्मिक सोच है जो उनको मेरे से करीब नहीं होने देता। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने परस्पर ये प्रयास किया तो एक दिन आएगा कि ये नफरत मिटाएंगे हम लोग। चुनाव के दौरान एक जो बात रही कि आपके जो वोटर होते हैं ज़्यादातर वो गरीब तबके के मुस्लिम हैं, लेकिन
कैंडिडेट नेता जिनको आपने टिकट दिया वो गरीब तबके के मुसलमान नहीं दिखते हैं उसमें, और उसमें बार बार आपने एक बात कही कि खर्चा होता है चुनाव में, हेलीकॉप्टर का खर्चा होता है और दीगर खर्चे होते हैं, तो क्या गरीब मुसलमान को एमआईएम विधायक नहीं बना पाएगी, आप ये कह रहे हैं? आपके बराबर की बहुत लोगों को सलाहियत है, लेकिन उनके पास स्टूडियो बनाने की ताकत नहीं है। वो निकलेगा 3 साल के लिए कि 3 साल के बाद मेरा वो मीडिया चैनल चलेगा, इस दरमियान में उनके घर में रोटी भी नहीं है। वो बहुत सारा बेचारा चाह के भी नहीं आ सकता है। मैं उसको दूसरे नुक्ते नज़र से, आपका भी यकीन उधर से है, नमाज हज पर फ़र्ज है और हज सब पर फ़र्ज नहीं है। हज किस पर? साहब इस्तात पर। मौजूदा वक्त के चैलेंज जो, हालांकि ये गलत है, मौजूदा वक्त के तकाजे ऐसे हो गए हैं कि आपको गाड़ियाँ दौड़ानी पड़ेंगी, लोगों का अंदाज़ हो गया है। हम अपने वोटर को अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा सके हैं। हमारे वोटर जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे, जिस तरह से बीजेपी ने अपने कैडर बना लिए हैं, उनके कैंडिडेट उनके गांव में न भी जाए तब वो वोट डालेंगे। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आएगा वक्त, हम लोग इंशाअल्लाह, हम लोग सिर्फ गरीब की वकालत नहीं करेंगे, गरीब की लीडर बनाएंगे धीरे धीरे बतदरीज, है ना। कोई आदमी किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है तो एक साथ नहीं छुड़ाया जाता। 10 सिगार पीता था तो उसको 8 पर लाया था, 6 पर लाया जाता है। एक वक्त आता है कि सिगार छोड़ देता है। तो हम लोग धीरे धीरे ला रहे हैं, और आपको देखिए जाके अमोर में जाके देखिए। और ख़ुद मैं किशनगंज में भी रहा हूँ, कोचादमन में भी रहा हूँ, तो मैंने वो काम किया है कि एमआईएम पर और हमारी कार्यशैली पर गरीबों का एतमाद बढ़ा है। कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो चौधरी थे, मैं सारे बड़े लोगों को बुरा नहीं कहता हूँ, बड़े लोगों के बड़े एहसानात हैं गरीबों पर, लेकिन कुछ लोग सियासत से कुर्बत हासिल करके, लीडरों से कुर्बत हासिल करके समाज के लोगों पर जुल्म किया, है ना। तो ऐसे लोगों की चौधराहट को हम लोगों ने ख़त्म की है। इसलिए गरीबों को ये एहसास होता है कि साहब नहीं, ये लीडरशिप ऐसी है जो हमें इज़्ज़त बख्श रही है और हमको आज़ाद फिज़ा में सांस लेने के लिए हालात मुहैया कर रही है। तो ऐसे लोगों का यकीन है और एतमाद बड़ा है। एमआईएम के गरीब वर्कर हैं, वो विधायक बनने का ख्वाब छोड़ दें? नहीं, ख्वाब नहीं छोड़ दें। मैंने कहा कि बतदरीज अमल जारी रहा है। आपको नहीं कहा कि मैं 10 से 8 पर पहुँचाया हूँ, आपको 1 पर लेके आऊँगा, छुड़वा दूंगा, धीरे धीरे करूँगा, मेरा कैडर साजी हो जाएगा। अभी तो हम अबूरी हालात में आए हैं ना, अब तो हम नई ज़मीन पर आए हैं। बंजर ज़मीन में बच्चों को खेती करने के लिए नहीं भेजा सकता है ना। खेत हमवार हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसको करेंगे। अभी पथरीली राहों के हम मुसाफिर हैं, पथरीली राहों के मुसाफिर, मेरा जिस्मानी एतबार से मजबूत होना चाहिए। ज़मीन हमवार हो जाने चाहिए, सब खेलेंगे हमारे। आरा शहर जैसे क्षेत्र से, जैसे माले के कईमुद्दीन अंसारी जैसे बहुत ही गरीब समाज परिवार से आने वाले कईमुद्दीन अंसारी जैसे नेता लड़ते हैं और अच्छा फाइट देते हैं, लगातार लड़ते, तो वैसे नेता एमआईएम कब बना पाएगी? हाँ, है हमारे ऐसे नेता भी हैं, ऐसे नेता भी हैं। चल के जाके देखिए, हमारे भाई वो लड़े, 12,000 वोट लेकर के आए अभी हमारे दरभंगा से, है ना। कुछ भी वसाइल नहीं, दरभंगा शहर से नहीं, मधुबनी से 12,000 वोट लेके आए, कोई भी वसाइल नहीं उनके पास, है ना। हमारे दरभंगा ग्रामीण से लड़े, वसाइल की महरूमी थी, 17,000 वोट लेके आए। हाँ, अरे हमारी, बल्कि जितने कमज़ोर लोगों को मैंने टिकट दिया, किसी ने नहीं दिया है। आप कैसी बात करते हैं? आपने हमारे तमाम तर कैंडिडेट्स का सही तौर पर वो नहीं किया है। नहीं, ये बात आप ही कह रहे थे इंटरव्यू के दौरान कि खर्चे मैं धीरे धीरे चले आ रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि तूफान में किश्ती है, तो तूफान के थमने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर कोई कमज़ोर पतवार भी हमारा कश्ती चला लेगा। इस तूफान में बहरहाल ज़रूरत है ज़रा मजबूत बाजू की। आखिरी सवाल है, महिलाओं का नेतृत्व, मुस्लिम महिलाओं का, वो आपके यहाँ कम दिखता है। आपने सिर्फ एक महिला को टिकट दिया नवादा से, नसीमा खातून, लेकिन जो अच्छे इलाके जहाँ पे आप अच्छा लड़ते हैं चुनाव, अच्छे वोट लाते हैं, ऐसे इलाके में महिलाओं को आप क्यों नहीं चुनाव लड़ाते हैं? हमारे पास लाइए कैंडिडेट, तो कोशिश करेंगे हम लोग इस बार तो मतलब महिलाएं इस बार तो मैं धीरे धीरे कर रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा वोटर कमज़ोर तबके के हैं और माइनॉरिटीज़ के लोगों में हैं, तो इन लोगों की ख़वातीन वैसे भी सियासत से दूर रही हैं। आप लाइए तो हम तरजीह देंगे उसको। ये चीज़ क्योंकि हैदराबाद में भी देखने को मिलता है, वहाँ भी कोई खातिन अब तक विधायक बनी नहीं है, कोई महिला नहीं, काउंसलर वगैरह बनी है, काउंसलर बनी, विधायक बनी है, विधायक नहीं बनी है, बनेगी। वक्त का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे ख़वातीन के दरमियान सियासी बेदारी आ रही है, होगा। अभी आप देखेंगे कि मेरे इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए बाहर से हमारी एमआईएम की टीम की कई बड़ी मजबूत और पढ़ी लिखी ख़वातीन आई थी, और काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ती हैं लोग। धीरे धीरे होगा, उसके लिए हम लोग नाराज़ नहीं हैं, और मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले अपनी खातून को आप लाइए, हम उनको टिकट देंगे। अच्छा, जाते जाते ये पूछना चाहेंगे कि अमौर में जो बाहरी का मुद्दा आपके खिलाफ इस बार कांग्रेस ने खड़ा किया, उसको आपने कैसे डील किया? अरे वो चंद लोग थे, उसको डील करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने काम ही ऐसा किया था, लोगों से रिश्ते ही ऐसे थे, वो चंद लोग थे, उसका कोई ख़ास असर नहीं था उनका। सबा जफर साहब कल कह गए कि आप सुरजापुरी ही नहीं है, तो अब उनकी सलाहियत का, अब मैं उनकी लाइल्मी पर न बात कीजिएगा कि उनको ये भी पता नहीं, इसी पार्लियामेंट्री हलके में मैं रहता हूँ और गुज़िश्ता 20-25 साल ताल्लुकात हैं उनसे हमारे, और उसको जब ये भी पता नहीं तो कितना लाइलम सियासतदान है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अख्तर अली मान साहब, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। एआईएमआईएम 5 सीटें जो 20 में जीती थी वो भी इस बार बचाने में कामयाब रही है। शुक्रिया।